संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79। याद रखिएगा, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79। राज्यसभा, जो कि उच्च सदन कहलाता है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1). ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पे देखते हैं, राज्य और संख्या। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में 11, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, नागालैंड, मिजोरम में 1, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7, मिजोरम में 1, मेघालय में 1, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में 1, सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 और गोवा में 1। संघीय क्षेत्रों में दिल्ली में 3 और पुदुचेरी में 1। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। सभापति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 के तहत मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) के तहत धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है।
इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे तो इंदिरा गांधी थी 1966 से 67, HD देवगौड़ा 1966 से 97 तक 1996 से 97 तक, IK गुजराल 1997 से 98 तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। और उसके बाद राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद भवन के बारे में यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1913 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। याद रखिएगा, पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है अंडमान निकोबार का, चंडीगढ़ का, दादर एवं नगर हवेली का, दमनदीव का और लक्षद्वीप का। अगला है लोकसभा। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले हैं: GD आइजनहोवर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुँचे: रिचर्ड निक्सन 1969 में, जॉर्ज W. बुश 2006 में। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। अब ये चीज़ खत्म हो चुकी है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं व 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत ये खत्म हो गया। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 330 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे
संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्य और संख्या। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सदस्य हैं संख्या है और महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39, मध्य प्रदेश से 29, कर्नाटक से 28, गुजरात से 26, राजस्थान से 25, आंध्र प्रदेश से 25, उड़ीसा से 21, केरल से 20, तेलंगाना से 17, झारखंड से 14, असम से 14, पंजाब से 13, छत्तीसगढ़ से 11, हरियाणा से 10, जम्मू कश्मीर से 6, उत्तराखंड से 5, हिमाचल प्रदेश से 4, मेघालय से 2, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 2, मणिपुर से 2, त्रिपुरा से 2, सिक्किम से 1, नागालैंड से 1, मिजोरम से 1 और संघीय क्षेत्रों में दिल्ली से 7, पुदुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1, दादर नागर हवेली से 1, अंडमान निकोबार से 1, लक्षद्वीप से 1, दमनदीप से 1। आगे देखते हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। यहाँ पे मतदाता लगभग इतने हैं। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। यहाँ पे मतदाता लगभग इतने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली का, इतना। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के तहत प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970, 1977, 1979, 1984, नवंबर 1989, मार्च 1991, दिसंबर 1997, अप्रैल 1999 में किया गया है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 103 में अनुच्छेद 103, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। अनुच्छेद 104, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो और दूसरा विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं और दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में
हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। याद रखिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4) संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108(4) में संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यवगत यानी समाप्त लैप्स नहीं होता है। अनुच्छेद 107(3) राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है। अनुच्छेद 107(4) कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107(5) के तहत लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार: पहला, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। दूसरा, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। तीसरा, वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। चौथा, संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। पांचवा, विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय
करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये काम लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। 7वां, अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है, वह उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। यहाँ पे देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा और उनसे संबंध और अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर और एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरे हैं एम अनंत शयनम आयंकर। तीसरे हुकुम सिंह। चौथे नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवें गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलीराम भगत। छठे नीलम संजीव रेड्डी, के एस हेगड़े। सातवें बलराम जाखड़ और आठवें हैं बलराम जाखड़। 9वें रवि राय। 10वें शिवराज वी पाटिल। 11वें PM संगमा। 12वें GMC बालयोगी। 13वें GMC बालयोगी और मनोहर गजानंद जोशी। 14वें सोमनाथ चटर्जी। 15वें मीरा कुमार। 16वें सुमित्रा महाजन। 17वें ओम बिड़ला। यहाँ पे पढ़ते हैं प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री GV मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 101 के तहत संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है तो उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी। अनुच्छेद 102 के तहत संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को सायं 5 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद सदस्यों की संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अथवा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो
उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा अनुच्छेद 120(1) के तहत।